Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लासेस में हम लोग आपकी क्लास के साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अपनी पिछली क्लासेस में हम ये समझ चुके हैं किस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है अम्ल क्षार की, एवं गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं, अम्ल क्षार की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, एवं काफ़ी सारी बातों को हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया था जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, कि हम डिस्कशन करेंगे आपके सिलेबस के ऊपर। जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो क्या क्या है और उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने डाउनलोड किया है आपकी उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और आप अपना ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकालना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी इस चीज से रिलेटेड होगी कि क्या आपको पूरी जानकारी है कि आपको एग्जाम किस चीज का देना है और उसमें क्या क्या चीज पूछी जाने वाली है। अगर आपको ये बात पता है तो आपको ये भी पता होगा कि जो चीज़ें पूछी जाने वाली हैं उनमें से मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बीच में आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके बुक में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, उसके बीच में क्या क्या पार्ट्स आने वाले हैं और उनमें से कितना कितना एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आप इस बात को समझ गए हों। आज की क्लास हमारी सिलेबस अंडरस्टैंडिंग एंड मार्किंग के ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, यह है आपका सिलेबस, मैंने डाउनलोड किया है और इसमें हम सबसे पहले चलते हैं विज्ञान, जो कि आपके 15th पेज नंबर पर है, इसके ऊपर। ठीक है, 15th पेज पे चलते हैं। तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं 15th पेज तक। आई थिंक ये सोशल साइंस है। ओके, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ओके, सो ये है हमारा साइंस का सिलेबस, साइंस थ्योरी। इसमें सबसे इधर क्या लिखा हुआ है, साइंस थ्योरी, यानी कि ये थ्योरी का पार्ट है। तो साइंस का जो टोटल पेपर है ये 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। 60 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, बाकी जो मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। ओके, अब इसमें देखिए आप, इसमें आपके 4 यूनिट्स, बेसिकली 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स हैं जिसमें कि आप देखिए नंबर वन जो यूनिट है, नंबर 1 यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस। नंबर 1 यूनिट कौन सी है, केमिकल सब्सटेंसेस, और जो कि 18 मार्क्स की आने वाली है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थ, जो कि 18 नंबर का आएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जीवों का संसार, 16 नंबर। इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि धारा के प्रभाव, ये आएगा आपका 10 मार्क्स में। लाइट, प्रकाश, आपका 8 नंबर में आएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज आपका 8 नंबर में आएगा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो लाइट वाला पार्ट है, ये इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला पार्ट है, इसको 12th में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, 12वीं क्लास में भी आपको इसको पढ़ना है, तो इसीलिए यहाँ पर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 60 मार्क्स का हमने डिस्कस किया। 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें सबसे पहले मटेरियल्स की जो थीम है, पहले थीम जो है मटेरियल्स की है, यानी कि जिसमें यूनिट 1 आपकी पहली यूनिट होने वाली है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें हम लोग पहली यूनिट में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक पदार्थों की प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, उसके फर्स्ट जो यूनिट है वो है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब इनके सामान्य गुण,
इनके उदाहरण और इनके उपयोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल का क्या महत्व है, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको इन सभी के बनाने की विधि और इनके उपयोग देखने हैं। किन किन के, ब्लीचिंग पाउडर के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, बेकिंग सोडा का, इसके अलावा वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी को आपको किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इनके प्रयोग होते हैं। तो ये रहने वाला है आपका ओवरऑल सिलेबस। अगर मार्किंग की बात की जाए, तो मुझे लगता है यहाँ से आपका एक ये जो लास्ट वाला पार्ट है, जहाँ जो मेकिंग है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 1 नंबर का शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसके अलावा पीएच स्केल से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली बन सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में आपको जो चीजें पढ़नी है वो है केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में आपको रासायनिक समीकरण पढ़नी है, जो कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में आपको रासायनिक अभिक्रिया में आपको रासायनिक समीकरण पढ़नी है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, डिकम्पोजिशन यानी वियोजन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, प्रिसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन एंड रिडक्शन मतलब अपचयन। इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के गेन करना, या तो उनने ग्रहण करा हो या तो उसको आप उसका दान किया हो, तो उसके टर्म्स के बेसिस पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन या लॉस के बेसिस पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है, और ये बाकी सारी रिएक्शंस भी देखनी है। तो ये सभी रिएक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं। ओवरऑल दिस चैप्टर इज फुली कवर्ड। ठीक है, अब तक ये चैप्टर फुली कवर्ड हो चुका है और हम इस चैप्टर के ऊपर अभी चल रहे हैं। ठीक है, करंट में मैं क्लास की जो बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस को बीच में लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप देख सकें कि जो जो चीजें सिलेबस में है, क्या आपने वो अब तक उसमें से कितना पढ़ा है। तो आई थिंक 1 या 1.5 वीक हुआ है, मैक्सिमम हमारी 7 या 8 क्लासेस हुई है, और उसमें हमने एक चैप्टर को कवर अप कर दिया है। और उसके अलावा हम लोग हमारी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, 7-8 तो नहीं, बट कुछ ही क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने एक चैप्टर को मैक्सिमम कवर अप कर लिया है और दूसरे चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो स्टार्टिंग में स्पीड होती है वो हम स्लो रखते हैं, ताकि आपको फेमिलियर हो पाए। आपका 9th से 10th में जो आपका सिलेबस है, जो आपका पढ़ाई का लोड है, जो प्रेशर है, जो एनवायरनमेंट है, आप उससे पेसअप कर पाए, आप उसके साथ मैचअप कर पाए अपनी स्पीड। एक बार वो मैचअप हो जाए तो फिर हम अच्छी खासी स्पीड से कोर्स को चला सकते हैं। तो अब तक आप लोग अपने कोर्स से अवगत हो चुके हैं। यही मकसद है मेरा कि आज आपको सिलेबस दिखा करके कोर्स से अच्छी तरीके से आपको फैमिलियर करवा दिया जाए, ताकि अब हम जो कोर्स चलाएंगे तो वो आपको पता रहेगा कि अब क्या क्या चीजें होने वाली हैं और आपको पढ़ने में अब और ज्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट यूनिट में, तो दिस यूनिट इज फुली कवर्ड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु के सामान्य गुण। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी के बाद फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। आयनिक यौगिकों के गुण एवं किस प्रकार से वो बनते हैं, ये ध्यान रखने हैं। धातु निष्कर्षण प्रक्रम, धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है। कोरोजन, संक्षारण एंड इट्स प्रिवेंशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी यूनिट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आगे भी आपको ये काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज आप 11th 12th में आपको देखने को मिलेगी फिर से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नंबर 4 जो है कार्बन कंपाउंड्स, ये आपका 4th चैप्टर होगा आपकी बुक का। 4th चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड में, कार्बन के यौगिकों में किस प्रकार के बंध बने होते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का प्रकृति कैसी होती है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के यौगिकों के नामकरण। फंक्शनल ग्रुप्स,
क्रियात्मक समूह, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब होता है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनके बीच में आपको क्या करना है, अंतर पता रखना है। क्योंकि ये कार्बन जो कंपाउंड्स है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री लेनी है, क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री लेनी है, तो केमिस्ट्री वहां पर आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। केमिस्ट्री की एक बुक नहीं मिलेगी, अभी तो आपके पास साइंस की एक बुक है पूरी। 10th में आपके पास साइंस की एक किताब है, उसके अंदर केमिस्ट्री भी है, उसके अंदर फिजिक्स भी है, उसके अंदर बायो भी है, उसके अंदर एनवायरमेंट के टॉपिक्स भी है। लेकिन क्लास 11th में आपको फिजिक्स की बुक अलग मिलेगी, केमिस्ट्री की बुक अलग मिलेगी, और बायो की बुक अलग मिलेगी, और केमिस्ट्री की भी दो दो बुक्स मिलेंगी। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन नाम से दो मिलेगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हमने क्या करा है, केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांट दिया है। एक वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन कार्बन की बात हो रही है सब जगह, जिसमें सब जगह कार्बन कार्बन की बात हो रही है, तो वो उसको एक केमिस्ट्री बोलते हैं। और दूसरी एक केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन का डिस्कशन नहीं करते, बेसिक हम केमिस्ट्री उसमें डिस्कस करते हैं अदर देन कार्बन, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे जा करके ये आपका एक सेपरेट ब्रांच बनने वाला है। तो इसमें जितनी बातें हैं, आई थिंक ये बहुत कम बातें हैं उस हिसाब से, लेकिन ये आपको आगे 11th में केमिस्ट्री समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया हमने, क्रियात्मक समूह के बाद हमने इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर। बच्चों ये सिलेबस मुझे इंग्लिश में ही मिला, ये मैंने आपके उत्तराखंड बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया, इंग्लिश में ही मिला। अगर मुझे हिंदी में मिल पाए तो मैं आप लोगों को जरूर उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट पर जिस फॉर्म में था मैंने वहां से वैसे ही उठा लिया, ठीक है। आई होप आप उसको माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। आई थिंक आपको अगर अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर आपको फॉन्ट साइज देखने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैंने इसका साइज भी बड़ा कर लिया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड एथेनॉल को पढ़ना है, एंड एथेनोइक एसिड, इनके हमको सिर्फ गुण पढ़ने हैं और इनके उपयोग पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है साबुन और अपमार्जक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट जो लास्ट वन, जो 5th नंबर की जो हमारी यूनिट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। तो एक छोटी सी यूनिट है बट एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी थीम है, यानी कि जिसको दूसरा सेक्शन, जो अब तक हम बात कर रहे थे वो केमिस्ट्री है, जो अब तक हमने बात करी वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो उसको आप केमिस्ट्री बोल दीजिए। अब जो हम सेक्शन बात करने वाले हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवों का संसार। तो जीवों का संसार मतलब जीवों की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसको हम बायोलॉजी के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसमें जो दूसरी यूनिट है दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स आने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम, इसमें हम लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो चार जो बेसिक प्रोसेस चाहिए होते हैं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, जो कि है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि जो जानवर हैं या प्लांट हैं, जानवरों में और प्लांट में किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो एनिमल्स में किसकी बात करेंगे, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग आते हैं, जो आप जानवर, जो आप इंसान हैं, इंसान को भी बायोलॉजी में एनिमल्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो दो ब्रांच हो गई, प्लांट्स पौधे अलग हो गए, पेड़ पौधे अलग हो गए, लिविंग्स में मतलब जीवों में प्लांट्स अलग हो गए और एनिमल्स अलग हो गए। एनिमल्स के अंदर हम लोग ह्यूमंस को भी कंसिडर कर लेते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग टॉपिक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मानवों और पौधों में हमको पढ़ना है कंट्रोल एंड नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में हमको क्या पढ़ना है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स, प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं उनको आपको पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पता लगने वाली हैं। कौन कौन सी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। आपकी बॉडी में 3 प्रकार के एक्शन होते हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका तंत्र है, उसमें उसके बारे में आपको पढ़ने को पता लगेगा इसमें, क्योंकि आपको माइंड के बारे में पता लगेगा, आपका जो माइंड है वो किस प्रकार से काम करता है ना।
तो आपके बॉडी में जो भी आप एक्शंस करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में आपको पूरे साइंस का ही डिस्कस करवा लेता हूँ, बाकी जो जो चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही। ठीक हो गया। और हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स, तो एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी जनन। एनिमल्स और प्लांट्स में किस प्रकार का जनन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन को आप इसमें पढ़ेंगे। नीड फॉर द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के तरीके, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, तो इन सभी टॉपिक्स को आप रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आप लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। तो ये आपका बायो का पोर्शन रहने वाला है। बायोलॉजी का पोर्शन आपका इतना रहेगा जो हमने अब तक डिस्कस करा, उसमें केमिस्ट्री और बायो को डिस्कस कर दिया। अब आता है हमारा लास्ट पोर्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ पर इसको टाइटल दिया हुआ है, थीम दी हुई है हाउ थिंग्स वर्क, मतलब चीजें कैसे काम करती हैं, और इसको हम लोग फिजिक्स के अंडर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिजिक्स के अंडर भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो यूनिट 3 है इसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी धारा के प्रभाव। धारा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो धारा के प्रभाव में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, विभवांतर को पढ़ना है आपने, एंड इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को पढ़ना है, ओम के नियम को पढ़ना है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को पढ़ना है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है ये पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन, ये पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R, PVI और R के मध्य संबंध क्या होते हैं। बच्चों अगर बात की जाए इस पूरी यूनिट की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ओम्स लॉ भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके आंकिक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और यहाँ से जो थ्योरी का पोर्शन भी आता है। देखो समझने में आसान है, समझने में यहाँ पे जो बातें बताई जाएंगी आपको, अगर आप उनको समझ गए तो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, आप कर पाएंगे उन्हें। ठीक है, हो सकता है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से कर पाए। तो जो चीजें क्लास में बताई जाएंगी वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट जो यूनिट में आपको पढ़ना है मैग्नेट्स यानी चुंबकों के बारे में पढ़ना है। चुंबकों के बारे में जो चीज आपको पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, एक विद्युत धारावाही चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको आपको पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड या परिनालिका के कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसको पढ़ना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक विद्युत धारावाही चालक पर कितना बल लगता है। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आप 12th में भी पढ़ोगे। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेरित विभवांतर। ठीक है, और इसके अलावा इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके जो घर में जो वैद्युत परिपथ होते हैं, जो बिजली के जो भी आपके सर्किट जुड़े होते हैं घर में, उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। डायरेक्ट करंट को हम DC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को AC बोलते हैं। तो जब आपने घर में देखा होगा, जब बिजली का काम होता है, जो आपके घर में लाइट आती है, जो करंट आता है, वहां पर ये टर्म्स यूज होते हैं, है ना। आप रिलेट कर पा रहे हो कि जो जो चीजें आपने अपने आसपास देखी है वो ये है। इसीलिए इस चैप्टर की जो इस वाली जो थीम है, इसकी हेडिंग हमने क्या देखी थी, हाउ थिंग्स वर्क, मतलब चीजें काम कैसे करती हैं। तो इसीलिए फिजिक्स आपके पास इंटरेस्टिंग रहने वाली है बच्चों, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो आपके आसपास चीजें हैं वो एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, आप उनको समझ पाएंगे। और जब आप इसको रिलेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के साथ, तो वास्तव में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो थीम है वो है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक रूप से जो हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आपके बुक का, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे एट कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेस मतलब जो मुड़े हुए सरफेस होते हैं, जो मुड़े हुए तल होते हैं, उसके ऊपर प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होता है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स,
स्फेरिकल मिरर्स यानी गोलीय दर्पणों द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, मिरर फॉर्मूला, मिरर का सूत्र, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसमें डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सूत्र याद रखना है, उस पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ना है आपको, अपवर्तन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस साल के पॉइंट, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, नंबर एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, इसमें भी फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। पावर ऑफ अ लेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ अ लेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्लास में लिखवाए जाएंगे, आपको वो याद करके जाने। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई मतलब मानव के जो आंख होती है, आपका जो नेत्र है, ह्यूमन मानव नेत्र जो है वो किस तरीके से काम करता है वो आपको सीखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर दिखाया भी जाएगा उसका डायग्राम, ठीक है। मतलब जो डेमो हमारे पास डमी आई होती है वो आपको दिखाई जाएगी। आंखों में दृष्टि दोष, आपने देखा होगा कई कई बार किसी को दूर का देखने में, कई बार लोगों के आंखों में चश्मे लगे रहते हैं, है ना। जैसे किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, देखने में जब दिक्कत होती है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ विजन, और उसके बाद उसका इलाज करा जाता है आंखों पर चश्मा पहन के। तो वो किस प्रकार से करा जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय लेंस है, उनके क्या क्या उपयोग हैं, किस किस प्रकार से उनको अप्लाई करा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू किस प्रकार से लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। और जब आप ये लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो आपके दैनिक जीवन है उसमें आप बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप सुबह सूर्य का उगना देखते हैं, रात को आसमान में आप तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं, आप देखते हैं आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस यूनिट में मिलने वाला है। तो नो डाउट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंटरेस्टिंग यूनिट, ठीक है। लास्ट जो थीम है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन में जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बेसिकली आपको कोयला, पेट्रोलियम, जो ये सभी चीजें हैं, इनको आपको किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से इनका वेस्ट होने से रोकना है, इसके बारे में पता चलेगा। डैम्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है, डैम्स बनाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। और उसके कोई दूसरा तरीका हो सकता है कि बिना डैम बनाए हम अपनी जरूरतों को पूरी कर लें। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का संरक्षण, ठीक है। तो ये सभी जो प्राकृतिक संसाधनों के रख रखाव है उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, इस प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में, न्यूक्लियर यानी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, तो ये सभी ऊर्जाओं के बारे में आपको इकोसिस्टम के साथ अवगत कराया जाएगा, और पर्यावरण संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका आपको सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी टोटली आपका जो साइंस का थ्योरी का जो पार्ट है, साइंस का थ्योरी का जो पोर्शन है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा जो लास्ट वाली थीम है, इसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक जो संसाधन है आपके, उनका रख रखाव, उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन है, वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और लास्ट के पार्ट में आप देख रहे हैं ओजोन डिप्लेशन, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, कि हमारे जो संरक्षण करती है पृथ्वी का, जिसने रख रखाव करा है पृथ्वी को, जिसने संभाला हुआ है, ओजोन लेयर, उसका डिप्लेशन यानी वो समाप्त हो रही है धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आया था, अभी तो नहीं हो रही है, एक टाइम ऐसा आया था कि ओजोन परत में छेद हो गया था। लेकिन आप सोचिए, अगर ओजोन परत पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेगी, अगर पृथ्वी के बाहर ओजोन परत की लेयर नहीं रहे, ओजोन की परत नहीं रहेगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है बच्चों, वो है साइंस प्रैक्टिकल का। अभी आपने देखा था साइंस थ्योरी कितने नंबर का था, 60, और प्रैक्टिकल 40 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर का, ठीक है। तो आपका 60 नंबर का थ्योरी आएगा और 40 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। टोटल आपका हो गया कितना, 20 नंबर का, टोटल आपका हो गया 20 नंबर का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ओके,
टोटल आपको हो जाएगा 100 नंबर का। अब नेक्स्ट देखिए आपकी इसमें सॉरी आपको एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू फाइंड द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको क्या करना है, पीएच पेपर या फिर किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का, किसी सूचक का प्रयोग करके आपको इनका पीएच यानी इनका पीएच मान नोट डाउन करना है, पता लगाना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तनु एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, तनु एथेनोइक अम्ल, लेमन जूस यानी नींबू का जूस, जल, डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट यानी तनु, सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन, इन सभी का 6 विलयनों का आपको क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करना है। तो ये इट इज एन इजी प्रोसेस, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपको ये सॉल्यूशन दिए जाएंगे, आपको उसमें पीएच डालना है, पीएच पेपर डालना है और उसमें एक रंग आएगा, वो रंग को आपको देख लेना है कि कौन से नंबर का रंग है, आपको पीएच उसका वैल्यू पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। जब आप पीएच पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है to study the property of acids base and bases HCl and NaOH by their reaction with litmus solution, zinc metal, sodium solid sodium carbonate। तो अभी आपको याद है कि हम लोग जब एसिड्स एंड बेसिस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर उसके गुणों के अंतर्गत सबसे पहले हमने उसका सूचक इंडिकेटर पता लगाया था कि किस प्रकार से कैसे पता चलेगा कौन सा पदार्थ एसिड है कौन सा पदार्थ बेस है। तो सबसे पहले आपको वो टेस्ट करना है, लिटमस के थ्रू पता लगाना है कि HCl कौन सा है, NaOH कौन सा है। फिर उनकी अभिक्रिया करवानी है जिंक धातु के साथ। तो अभिक्रिया आपको याद होगी है ना, क्या क्या हुआ था उसमें, और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करानी है। तो जो चीजें आपने क्लास में पढ़ी अभी उनको ही आपको लैब में करने का टाइम आ चुका है। तो अब आप उनको जब लैब में करेंगे तो आपको जो चीजें बताई गई वो आप देख पाएंगे कि क्या हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको जो 3rd नंबर पे प्रैक्टिकल करना है वो है ऑप्टिक्स का, यानी प्रकाश से रिलेटेड। आपको फोकस दूरी नापनी है एक कॉन्केव मिरर की, यानी एक कॉन्केव मिरर, कॉन्केव दर्पण की, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, उत्तल लेंस की और अवतल दर्पण की। बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट होगा, एक वस्तु होगी, उसका आपको प्रतिबिंब लेना है और उसके थ्रू आपको फोकस दूरी बतानी है इन दोनों मिरर और लेंस की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है टू ट्रेस द पाथ अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको रिफ्रैक्शन का यानी प्रकाश के अपवर्तन का प्रैक्टिकल करना है। टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ आई एंड वी अक्रॉस रजिस्टर इन डिटरमाइन, हाँ ये है वी एंड आई यानी ओम का नियम, ओम के नियम पर आधारित ये प्रैक्टिकल है, ओम का नियम इसमें वेरीफाई करना होगा। टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जो आप पढ़ेंगे ऊपर वही यहाँ प्रैक्टिकल में भी आप देख रहे हैं। अभी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल है। टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, स्टोमेटा आपको दिखाना होगा एक पत्ती का। टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, इसको दर्शाने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आपको ये बताना है कि आपको प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि जब रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होगी, हम जब सांस लेते हैं तो वो ब्रीद होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीद, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो गई उसमें क्या होता है, हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं। तो पूरा जो एक सर्कल होता है, एक साइकिल होता है, वो रेस्पिरेशन होता है। मतलब श्वसन में आप सांस लेना सांस छोड़ना मिला करके श्वसन बना है, ठीक है। टू स्टडी अ बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन यीस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, तो जो आप बायो में पढ़ेंगे वो इस चीज का प्रैक्टिकल है। आपको अमीबा में बाइनरी फिजन को दिखाना है और यीस्ट में बडिंग को दिखाना है, ठीक है। ये आपके बायोलॉजी के टर्म्स हैं, ये आप जब बायो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि बडिंग का क्या मतलब होता है, बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है ना, विखंडन बोलते हैं इसे। तो ये आप ड्यूरिंग जब आप बायो के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो तब आपको ये समझ में आएगा, तब आपको ये चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो उस पर आधारित ये प्रैक्टिकल है। 12th, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रेजिन्स, रेजिन्स होते हैं जो किशमिश होती है, तो किशमिश को जब आप पानी में डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, फूल जाती है वो, तो कितना परसेंटेज उन्होंने पानी एब्जॉर्ब करा है उसके लिए प्रैक्टिकल है। टू परफॉर्म एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको कुछ रिएक्शंस दी जाएंगी, ठीक है,
उनको आपको कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में लगाना है। कौन कौन सी अभिक्रिया होगी? क्विक लाइम यानी क्विक लाइम के साथ वाटर की अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के ऊपर आपको गर्म करना होगा उनको, और फिर देखना होगा क्या अभिक्रिया होती है। आयरन नेल्स कैप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के विलयन में आप लोहे के कीलों को रख देंगे तो देखना है क्या अभिक्रिया होती है। और चौथी अभिक्रिया है रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोडियम सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, बेरियम क्लोराइड का विलयन होगा, आपको उसमें रिएक्शन देखनी क्या होता है। और फिर देखना ही चारों अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन हो रही है, वियोजन हो रही है, विस्थापन हो रही है, द्विविस्थापन हो रही है, और वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। इजी प्रोसेस। नेक्स्ट 14th पार्ट है। 14th पार्ट में देखिए, टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग शॉर्ट सॉल्यूशन। ये आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है। इसमें आपको जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ आपको जिंक, आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करानी है। इन धातुओं की अभिक्रिया आपको इनके साथ करानी है, और उसके बाद इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ये भी जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 15th है, टू स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल के इन गुणों का आपको अध्ययन करना है। ऑर्डर यानी उसके गंध, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर यानी जल में घुलनशीलता, लिटमस पर उसका प्रभाव, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसकी अभिक्रिया, ये सभी चीजें आपको उसके लिए नोट करनी है। स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, किस प्रकार से आपका मार्किंग की जाएगी, इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको पता है कि इसका जो है क्या होते हैं, पेपर होते हैं आपके 20 मार्क्स जो होंगे आपके 20 मार्क्स आपको स्कूल्स के टीचर के थ्रू मिलेंगे, जो कि आपके कॉपी, आपका लैब वर्क वगैरह सब कुछ देख करके वो आपको स्कूल से मिलेंगे 20 मार्क्स में से। और बाकी जो 20 मार्क्स होंगे बाहर से टीचर आएंगे, ठीक है, बोर्ड से टीचर आएंगे और वो आपको बाकी उन 20 मार्क्स में से देंगे। तो ये आपका ओवरऑल टोटल सिलेबस हुआ बच्चों, ओवरऑल टोटल सिलेबस ऑफ साइंस, ओनली नॉट ओनली फिजिक्स। मैंने आपको पूरे साइंस का सिलेबस बता दिया है कि इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, इतनी यूनिट्स पढ़नी है। तो आपको अब इस तरीके से तैयार रहना है, इस तरीके से प्रिपेयर रहना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए। आज की क्लास में हमने क्लास 10th के सिलेबस को, साइंस के सिलेबस को फुली डिटेल्ड रूप में डिस्कस किया। मैं चाहता था एक दिन आपका पूरा अच्छे तरीके से टाइम लेकर के और पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया जाए। सिर्फ मैं चैप्टर्स आपको बता सकता था, लेकिन ये बात आपको पता है आपकी बुक में चैप्टर्स लिखे हुए हैं। मार्किंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और ये बताने की कोशिश करी चैप्टर के बीच में से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपने वो टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया होगा, और जब वो टॉपिक्स चलेंगे तो आपका खास ध्यान उनके ऊपर रहेगा। ये एक स्ट्रेटेजी होती है बच्चों। इसके थ्रू मैं आपको ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लाइफ में कोई भी एग्जाम के लिए फेस करें, आप लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उसका सिलेबस देखना है, यानी कि उस एग्जाम में पूछा क्या क्या जाने वाला है। जो चीज आपको पता होगी कि ये चीज पूछी जाने वाली है, सिर्फ आप उसी को पढ़ेंगे, है ना। फिर फालतू चीजें पढ़ने में आप समय वेस्ट अपना नहीं करेंगे। तो जो चीजें सिलेबस में पूछी गई है पहले उसके ऊपर काम कीजिए। बाकी चीजें, बाकी का ज्ञान एब्जॉर्व करना वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे काम की चीज है हमको वो पहले लेनी है, ठीक है। तो हमको ये सिलेबस पता लग गया है, ठीक है, गुड। आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है यूपीएससी की वेबसाइट से और इसको लिखना है अपनी पूरी नोटबुक में डिटेल्ड रूप में। जब आप लिखेंगे तो आपको पता लग पाएगा आगे आने वाली क्लासेस में कि हाँ मैंने ये चीज लिखी थी और ये हमारे सिलेबस में है, ठीक। हिंदी में सिलेबस अगर अवेलेबल होगा आप कोशिश करना ढूंढने की, अदरवाइज मैंने हिंदी में बताने की कोशिश पूरी करी है। क्लास में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो टर्म्स को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो हमारा आज का डिस्कशन था उसका कंक्लूजन ये रहा कि आपका 100 नंबर का साइंस का पेपर होगा, जिसमें से 60 मार्क्स आपको थ्योरी के मिलेंगे और 40 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलेंगे। 40 में से 20 मार्क्स आपको एक्सटर्नल में एग्जामिनर आएगा देने के लिए, और 20 मार्क्स आपको स्कूल के टीचर के थ्रू दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए सेशन। आई होप कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।